हे व्यूअर्स, आज हम हमारे चाइनीज़ ड्रामा मूवी की स्टार्टिंग में ही हमारी मेन फीमेल लीड को देखते हैं, जिसकी नाम होती है रैनिन। और रैनिन इस टाइम अपने स्कूल में होती है, जहाँ पे उसकी दो क्लासमेट्स उससे बहुत ही ज़्यादा बुली कर रही थी, वो भी अपना होमवर्क करवा के। जिनमें से उसकी एक दोस्त उसके सर में हाथ फेर के बोलती है, रैनिन तुम कितनी अच्छी हो, जहाँ पे दूसरे दोस्त कहने लगती है, इसमें इतनी दया खाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इस सारी चीज़ों से रैनिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रही थी, पर वो कुछ बेचारी बोल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है, हम दूसरे पल देखते हैं रैनिन जहाँ अपने घर में होती है। थोड़ी देर में रैनिन जब अपनी मॉम को देखती है, तब अचानक से उनको हार्ट अटैक आने लगती हैं, जिसलिए वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद रैनिन अपनी माँ को लेकर हॉस्पिटल आती हैं, जहाँ पे डॉक्टर उसकी मम्मी की एग्जामिनेशन करते हैं। उसके बाद रैनिन को इन्फॉर्मेशन देते हैं कि अभी फ़िलहाल के लिए रैनिन की माँ ठीक है, पर आगे भी हार्ट स्ट्रोक आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। जो सुन के रैनिन बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और डॉक्टर से कहने लगती है बार बार कि कुछ भी हो जाए, प्लीज़ मेरी मम्मी को बचा लीजिए। जहाँ पे डॉक्टर कहते हैं उनको बचाने के लिए एक सर्जरी करनी पड़ेगी, जो है ओपन हार्ट सर्जरी, और इसके लिए 1 लाख रुपीज़ भी चाहिए होगा। ये सोच के तो रैनिन और भी ज़्यादा मायूस हो जाती है कि वो 1 लाख रुपीज़ कहाँ से लाएगी। रैनिन कहने लगती है कि मैं 1 लाख रुपीज़ कहाँ से लाऊंगी। हाँ, मैं 2 पार्ट टाइम जॉब तो करती हूँ, पर इसकी वजह से मेरी पढ़ाई की फ़ीस भी पूरी नहीं होती है, तो बाकी के इतने सारे पैसे मैं कहाँ से लाऊंगी। सीन ये भाई चेंज हो जाते हैं रैनिन की उस क्लासमेट वाले दोस्त की घर, जिसकी नाम होती है जाओ। जाओ अपने मॉम डैड के साथ अपने घर में बात कर रही थी, जहाँ पे उसका पापा उसे कहते हैं उन्होंने लू फैमिली के साथ जाओ की शादी फिक्स की है। ये सुन के जाओ थोड़ा सा खुश हो जाती है, पर तुरंत ही उसके डैड कहने लग जाते हैं मिस्टर लू 3 साल से बेड में लेटे हुए हैं, मतलब 3 साल से वो कोमा से नहीं निकले। ये सुन के तो जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी मॉम डैड को समझाने की कोशिश करती है वो, पर यहाँ पे उसके मॉम डैड तो उल्टा उससे ही समझाने लगते हैं। और इतनी देर में यहाँ पे रैनिन आ जाती है, जो आके जाओ के डैड से हेल्प मांगने लगती है, जहाँ पे उसका डैड कहते हैं हाँ हाँ क्या है बताओ। इसके साथ साथ रैनिन कहने लगती है कि उसकी मम्मी हॉस्पिटलाइज है और साथ ही साथ उनका एक बहुत ही जल्द सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। और रैनिन अभी जॉब कर रही है, पर फ़िलहाल उस जॉब की पैसा उसकी मम्मी की ट्रीटमेंट के लिए काफ़ी नहीं है। इसके लिए रैनिन को पैसों की मदद चाहिए। रैनिन उनसे ये भी कहती है कि वो वादा करती है कि वो सारे पैसा वो लौटा देगी और साथ ही साथ इस घर के सारे काम भी वो कर देगी। रैनिन की ये सारी बात सुनने के बाद जाओ के डैड कुछ सोचते हैं और उसके बाद कहते हैं कि इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। जहाँ पे रैनिन कहती है आप जो भी कहेंगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। तब जाओ के डैड कहते हैं कि तुम्हें लू फैमिली में शादी करनी पड़ेगी। रैनिन ये सुनने के साथ साथ काफ़ी शौक हो जाती है। उसके बाद वो कहती है कि ये तो अभी पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि वो अभी भी एक स्कूल की स्टूडेंट है, वो ऐसे किसी से कैसे शादी कर सकती है। जहाँ पे जाओ की मॉम कहने लगती है हमने तुम्हें ऑफ़र दे दी है, अब तुम ही सोच लो ऑफ़र को ठुकराना है या इसे एक्सेप्ट करना है। बाद में ये मत कहना कि हमने तुम्हें हेल्प करने के लिए बोला नहीं था। इसके बाद बेचारी रैनिन बहुत ज़्यादा सोचने के बाद हाँ कर देती है इस शादी के लिए। सीन यहाँ पे चेंज हो जाते हैं नेक्स्ट डे में, जहाँ पे हम रैनिन को बहुत ही खूबसूरत वाइट गाउन में देखते हैं, मतलब वेडिंग ड्रेस में, जहाँ पे वो जाओ फैमिली के साथ, मतलब जाओ के पेरेंट्स के साथ वो लोग एक साथ शायद डेस्टिनेशन पे जा रहे थे। यहाँ पे जाओ की मम्मी रैनिन से कहती है कि तुम ये भूलना मत कि तुम अभी रैनिन नहीं हो, तुम एज अ जाओ मिस्टर लू से शादी करने वाली हो, तो ध्यान से बिहेव करना, ध्यान से रहना कि हमारा भांडा ना फूट जाए। तुरंत जाओ कि पापा भी सेम बात करते कि बहुत ही अच्छे से एक्टिंग करना। थोड़ी देर में वहाँ पे एक बहुत ही लग्जूरियस बड़ी सी गाड़ी आती है और वहाँ से एक बॉडीगार्ड भी उतर के रैनिन के पास आते और ये गाड़ी पिकअप करने आई थी रैनिन को। थोड़ी देर में वो बॉडीगार्ड के साथ उस लग्जूरियस कार में बैठ के रैनिन पहुंच जाती है मिस्टर लू के घर, जहाँ पे वो घर के अंदर आते ही इतने बड़े घर को देखकर बहुत ही ज़्यादा मिसमराइज हो जाती है।
क्योंकि ये घर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। थोड़ी देर में रैनन एक कमरे में आ जाती है जहाँ पे मिस्टर लू लेटे हुए थे। रैनन मिस्टर लू को देख के कहने लगती है, क्या तुम ही हो इस लू फैमिली के सबसे बड़े बेटे? भले ही तुम लेटे हुए हो फिर भी तुम काफ़ी हैंडसम हो, तुम्हारी स्किन काफ़ी ज़्यादा ग्लोइंग भी है। रैनन मिस्टर लू से बात कर ही रही थी कि वहाँ पे एक औरत आ जाती है। उन्हें देख के रैनन पूछने लग जाती है कि रैनन उन्हें कैसे एड्रेस करे, मतलब वो है कौन। असल में ये लेडी होती है मिस्टर लू की मॉम। उसके बाद आंटी कहने लगती है कि तुम मुझे मॉम बुला सकते हो, मैं मिस्टर लू की भी मॉम हूँ। इसके बाद रैनन मिस्टर लू के बारे में आंटी से पूछते हैं तो आंटी बताती है कि 3 साल पहले मिस्टर लू की एक कार एक्सीडेंट हुई थी जहाँ पे मिस्टर लू को एक बहुत बड़ा चोट लगा था, जिस कारण से वो अभी तक बेड में लेटे हुए हैं और वो उठ भी नहीं सकते और वो कोमा में भी हैं। इसके बाद आंटी रैनन को एक ब्लैक कार्ड देती है और साथ में कहती है कि इस पैसों से वो जो भी मर्जी खरीद सकती है और इसके पैसे वो अपने मनचाहे स्पेंड भी कर सकती हैं। रैनन तो ये कार्ड लेने से मना ही कर देती है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा महंगा था और साथ में इतने सारे पैसों को वो एक्सेप्ट भी नहीं करना चाहती थी। जहाँ पे आंटी कहने लगती है कि तुम अब इस घर की बहू हो, तुम्हें तो ये लेना ही पड़ेगा और ऐसे भी तुम अपने लाइफ को सेक्रीफाइस करके मेरे बेटे से जो शादी कर रही हो तो इतना तो तुम डिज़र्व करती ही हो। ब्लैक कार्ड के साथ साथ आंटी रैनन को एक बॉक्स भी देती है और वो साथ में कहती है कि ये बॉक्स हमारी ख़ानदान की है, हमारे पीढ़ी बाई पीढ़ी हम इसे आगे बढ़ाते हैं और अब मैं ये तुम्हें दे रही हूँ। इसके बाद आंटी तुरंत वहाँ से चली जाती हैं। आंटी के जाने के बाद रैनन वो बॉक्स को ओपन करती है और वहाँ पे वो देखती है कि एक बहुत ही खूबसूरत प्रीशियस सा एक बैंगल होता है जेड का। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि रैनन अपने स्कूल में आई होती है जहाँ पे उसके दोस्त लोग रैनन के आने के साथ साथ उसे बुली करना शुरू कर देते। वो लोग कहते हैं ये तो कितनी छोटी है, अभी भी इसका स्कूल भी कंप्लीट नहीं हुआ और ये पैसों की लालच में किसी बूढ़े इंसान से शादी कर रही है। साथ ही साथ एक दिन में ही इसके फोड़ तो बिल्कुल ही बदल गई है। इसके कपड़े बहुत ही ज़्यादा ब्रांडेड लग रहे हैं, शायद इसके बूढ़े आदमी ने इसे दिलाया होगा। यहाँ पे रैनन खुद को डिफेंड करने के लिए कुछ बोल नहीं वाली थी पर यहाँ पे जाओ आके उसे चुप करवा देती है। इसके बाद हम फिर से रैनन को घर में देखते हैं, मतलब मिस्टर लू के घर में, जहाँ पे एक बकेट में वो पानी लेके मिस्टर लू के कमरे में आई होती है और मिस्टर लू को बताने लगती है कि मैं अब अपने कपड़े उतारने वाली हूँ, अरे मतलब आपकी अच्छे से बॉडी वॉश करने वाली हूँ और कोई बात नहीं, मैं ये धीमे धीमे करूँगी तो आपको परेशानी भी नहीं होगी। इसके बाद रैनन मिस्टर लू के पास जाती है और उन्हें उठा के बैठाने की कोशिश करती है पर यहाँ पे दूसरी तरफ तो मिस्टर लू अपने आप ही गिर जा रहे थे बार बार, जहाँ पे रैनन को याद आती है कि ये अभी कोमा में है और ये पूरी तरीके से बेहोश है, इसलिए वो स्टेबल नहीं है बैठने के लिए। इसके बाद रैनन उनके सोए हालत में उनके शर्ट धीमे धीमे उतारने लगती है और कहने लगती है कि आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा फिट है और साथ में तुम अभी भी कितनी ज़्यादा चार्मिंग हो। इसके बाद रैनन जल्दी उनको फ्रेश करवा देती है और उसके बाद वो खुद भी मिस्टर लू के बगल में सो जाती है और यहाँ पे हम देखते हैं मिस्टर लू को एक उंगली हिलते हुए। नेक्स्ट डे हम देखते हैं जाओ को अपने पेरेंट्स के साथ बैठी हुई, जहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि उन्हें थोड़ा डर लग रहा है कहीं रैनन कोई मुसीबत ना खड़ी कर दे। तो उनको शांत करवाती हुई जाओ कहने लगती है कि डैड आप टेंशन मत करिए, अगर वो कोई भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो मैं उसे पहले से ही समझा रखी है और साथ ही साथ उसे धमकी भी दे रखी है उसकी मॉम की, और उसकी ये बातों पर जाओ के मम्मी भी उसे सपोर्ट करती है। अगले सीन में हम देखते हैं रैनन जब मिस्टर लू के साथ बात कर रही थी अकेले में ही, वहाँ पे आंटी आ जाती है, मतलब मिस्टर लू की मम्मी, और रैनन को एक ज्वेलरी की बॉक्स भी देती हैं। ये बॉक्स लेने से रैनन बार बार मना करते क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव था। तो उसकी मदर इन लॉ मतलब आंटी कहने लगती है कि तुम अब लू फैमिली की बहू हो और इतनी सी तो तुम डिज़र्व करते ही हो
और साथ ही साथ तुम ये सारी चीज़ों को मना नहीं कर सकती क्योंकि ये तुम्हारा हक है। इसके बाद आंटी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह जब रैनन नींद से जागती है तो मिस्टर लू को नहीं देखती है, तो वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है। वो उसके बाद घर की एक मेड से पूछती है, जहाँ पे काफ़ी सैड फेस बना के वो मेड कहने लगती है कि मिस्टर लू, और इतने में ही रैनन अपने आप में से ही उल्टा सीधी बातें सोच लेती है और वहाँ पे ही घुटने के बल बैठ जाती है कि मिस्टर लू इतने कम उम्र में वो हमें छोड़ के नहीं जा सकते, और वो काफ़ी शौक में भी होती है। और इतने में ही यहाँ पे उसकी मदर इन लॉ आ जाती है, जो इस हालत में रैनन को देख के उसे शांत करवाने लगती है और पूछने लगती है कि तुम्हें क्या हुआ है। और रैनन उनको जवाब देती है, मतलब सवाल ही करती है कि क्या सच में मिस्टर लू इतने कम उम्र में मर चुके हैं। इतना कहने के साथ साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है खुद मिस्टर लू की। वो बोलने लगता है कि शायद रैनन तुम्हारी नींद अभी पूरी नहीं हुई है, तुम्हें उदास होकर रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। उन्हें अपने पैरों में खड़ा देख के और साथ ही साथ वो बोल रहे ये देख के तो रैनन बिल्कुल चौंक जाती है। उसके बाद बात करते करते मिस्टर लू जब रैनन के पास आ रहे थे, घबराहट के मारे उसके तो पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो वहाँ पे गिरने वाली थी कि मिस्टर लू उसे पकड़ लेते हैं और ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक भी होती है। इसके बाद आंटी कहती है, इस खुशी के मौके पर मैं बहुत सारी अच्छे अच्छे डिशेस बनाना चाहती हूँ। इसके कुछ देर बाद हम सबको डाइनिंग टेबल पर देखते हैं, जहाँ पे आंटी मिस्टर लू से कह रही थी कि तुम्हें रैनन के लिए श्रिम्प का स्किन निकल के देना चाहिए। तुम्हें इतना तो करना ही चाहिए क्योंकि जब तुम बेड में लेटे हुए थे तो रैनन ने तुम्हारी काफ़ी मदद की है। इसके बाद मिस्टर लू बहुत ही प्यार से श्रिम्प का स्किन निकाल के रैनन को अपने हाथों से खिलाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि मैं अपनी वाइफ के लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। और इस सिचुएशन के बाद तो रैनन काफ़ी शाय और घबरा भी जाती है। इसके बाद वो होमवर्क का बहाना देकर वहाँ से निकल जाती हैं। उसके जाने के बाद 1 मिनट में मिस्टर लू बिल्कुल उनका सोच बदल ही जाता है और अपने मॉम से कहने लगता है कि मैं बता रही हूँ आपको, ये लड़की बहुत ही ज़्यादा चालाक है और ये बस मेरे मरने की इंतज़ार कर रहा है ताकि वो मेरी प्रॉपर्टी को हड़प सके। मुझे पता है वो बस मेरे पैसों के लिए मुझसे शादी किया है। जहाँ पे उसकी मम्मी मतलब आंटी यहाँ पे उसे चुप करवाते हुए कहती है कि तुम चुप हो जाओ, तुम्हारी आँख ख़राब हो चुकी है और तुम क्या क्या सोच रहे हो उल्टे सीधे, मेरी आँखें कभी भी धोखा नहीं हो सकता है। इसके बाद रात हो जाती है, जहाँ पे सोने का समय आ जाता है और रैनन और मिस्टर लू रूम के अंदर ही होते हैं। मिस्टर लू रैनन से पूछते हैं कि आज कहाँ पे सोने का प्लान है, उस दिन की तरह मेरे बगल में सोने वाले हो क्या। जहाँ पे रैनन जवाब देती है कि नहीं, आज तो बिल्कुल भी नहीं, आज का सिचुएशन कुछ और है और उस दिन का तो बिल्कुल ही और था। मैं कहीं पे भी सो जाऊँगी, मैं नीचे सो जाऊँगी, पर मैं आपके साथ आपके बेड पे नहीं सो सकती। जहाँ पे मिस्टर लू उसके बहुत ही ज़्यादा करीब आ जाती है और करीब आने के बाद वो कहने लगते हैं कि हमने तो हक भी किया है तो तुम मेरे बगल में सो ही सकती हो, क्या अब तुम्हें शर्म आ रही है। तो फिर तुरंत ही मिस्टर लू रैनन को उठा लेते हैं गोदी में और साथ ही साथ उसे बेड पे लटक ले जाकर एकदम पटक देते हैं। उनकी ये सारे हरकतों से रैनन काफ़ी ज़्यादा शाय फील कर रही थी और ऊपर से गुस्सा भी थी। गुस्से में उसका चेहरा तो बिल्कुल लाल ही पड़ गया था, पर उसकी शक्ल बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रही थी, तो वो क्यूट फेस बनाकर बोलने लगती है, तुमने अगर ये सारी चीज़ें बिल्कुल रिपीट करने की कोशिश की तो समझ लेना मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ, क्योंकि 3 साल से तुम बिस्तर में लेटे हुए थे, पर 3 साल से मैंने बहुत अच्छे से डाइटिंग किया है और एक्सरसाइज भी और बहुत सारे खाना भी खाया है, तो तुमसे ज़्यादा ही मेरे पास एनर्जी है। इसके बाद मिस्टर लू रैनन की चिन पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं, तुम तो मेरी वाइफ हो और तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हें छूऊं ना, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसके बाद रैनन डर के साथ में शर्मा के ब्लैंकेट से खुद को रोल करके वो बिस्तर में सोने लगती है। इसके बाद मिस्टर लू उसके कान के पास में आके कुछ तो सीक्रेटली कहे। इसके बाद दोनों ही सोने लगते हैं। अगले दिन मॉर्निंग को रैनन अपने स्कूल गई होती है, जहाँ पे वो अपनी स्केच बुक घर में ही भूल गई थी, तो उसकी मदर इन लॉ मतलब आंटी यहाँ पे वो स्केच बुक लेके
मिस्टर लू के हाथ में देके कहते हैं कि उसे ये स्केचबुक स्कूल में दे के आने के लिए। इसके बाद मिस्टर लू जब उसके स्केचबुक को ओपन करते तो वहाँ पे उसकी रियल साइन मतलब उसके रियल नाम उन्हें दिखाई पड़ता है। तो इससे उनको समझ में आ जाता है कि ये असल में रैन है, ना कि जाओ। इसके बाद वो अपने असिस्टेंट को कॉल करते हैं और साथ ही साथ इस बारे में इंफॉर्मेशन निकालने के लिए कहते हैं और उनको इसके साथ साथ सारे सच्चाई भी पता लग जाते हैं। इसके अगले सीन में हम देखते हैं मिस्टर लू रैनन के स्कूल आ गए हैं। उसके बाद वो रैनन से बात करने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पे वो इस सारी चीज़ों के बारे में रैनन से बात करने लगते हैं। इस सब की चीज़ों के बारे में रैनन काफ़ी बार मिस्टर लू को समझाने की कोशिश करते हैं, पर यहाँ पे मिस्टर लू कुछ भी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। जहाँ पे रैनन सच बता देती है कि असल में मेरी मॉम बहुत बीमार है, उनकी ट्रीटमेंट के पैसे इकट्ठा करने के लिए मैंने तुमसे शादी की है, तुम्हारा कोई भी प्रॉपर्टी हड़पने की कोशिश मैंने नहीं की है। ये सब बातों पे मिस्टर लू को बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे रैनन कहने लगती है, अगर तुम मुझ पे भरोसा करती ही नहीं तो फिर मैं आज के आज ही तुम्हें डिवोर्स देके इस घर से चली जाऊँगी, ताकि तुम्हें यकीन हो जाए कि मैं तुम्हें सच कह रही हूँ, ना कि कोई भी झूठ। इसके बाद हम रात के सीन देखते हैं, जहाँ पे रैनन अपने बैग पैक करके घर से निकल रही होती है। वो जाते वक्त अपने मदर इन लॉ को सारी बातें बताने लगती है। जाने के पहले वो अपनी मदर इन लॉ को सब कुछ सच बताने वाली होती है, जहाँ पे मिस्टर लू भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं ये सुन के। साथ ही साथ वो बहुत गुस्सा करते हैं कि इसने अभी तक हमसे झूठ कहा है, जहाँ पे उसकी मदर इन लॉ मतलब आंटी कहने लगती है कि तुमने झूठ कहा है तो क्या हुआ है, कोई ना कोई रीज़न की वजह से तुमने झूठ कहा है। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है और मुझे पता भी है कि तुम कितना ज़्यादा काइंड हार्टेड हो और मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं पर्सनली ये चाहती हूँ कि मिस्टर लू मतलब लू भी ये सब कुछ भूल जाए और फिर से हम लोग एक न्यू शुरुआत करें। इसके बाद वो मिस्टर लू को कहते हैं कि रैनन यहाँ से कहीं भी नहीं जाएगी और मिस्टर लू भी ये बात मान लेते और उसका बैग लेके रूम पे चले जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि रैनन एक जगह खड़ी होती है, जिसके पास में जाओ की बॉयफ्रेंड बास्केटबॉल खेल रहा था और वो जानबूझ के उसका बॉल रैनन के सर पे मारता है और आके उसे बहुत ही ड्रामा के साथ सॉरी कहता है और बुद्धू बनने का नाटक भी करता है कि वो बॉल उसे गलती से लगा है। उतने में ही वहाँ पे जाओ भी आ जाता है और अपने बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस भी करवाता है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और साथ ही साथ इसका डैड शंघाई होटल का प्रेसिडेंट है और इसके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो मिस्टर लू बुढ़ा भी इसके सामने फीका पड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें सुन के तो रैनन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आती है, पर वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कही थी और इसके साथ साथ जाओ का बॉयफ्रेंड भी उसके मजाक उड़ाने लग जाता है। रैनन को काफ़ी गुस्सा तो आ रही थी, पर वो खुद को काफ़ी ज़्यादा शांत रखने की कोशिश करती है। इसके बाद वो कहने लगती है, शायद तुमने मिस्टर लू को अभी तक देखा नहीं है, साथ ही साथ उनके पास इतना ज़्यादा पैसा है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड, उसका होटल और उसकी पूरी लाइफ तक उलट पुलट कर सकते हैं, सब कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जाओ को तो ये सारी चीज़ें उसका एक मजाक लगती है। इसके बाद उन तीनों के अंदर काफ़ी घमासान लड़ाई लगनी शुरू हो जाती है और जाओ तो रैनन के ऊपर हाथ उठाने ही वाली थी, जहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और उसके हाथ को रोक लेते हैं। देख के तो जाओ कहने लगती है कि उस बुढ़ा मिस्टर लू ने तुम्हारे पीछे बॉडीगार्ड रखा है, वो भी तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए, ताकि तुम कोई ऐसे वैसे काम ना कर पाओ। और इसके बीच जाओ का बॉयफ्रेंड भी उस पर हाथ उठाने जाता है और तब भी वहाँ पे तुरंत ही स्कूल का प्रिंसिपल आ जाता है। प्रिंसिपल आने के साथ साथ ही उन दोनों पे मतलब जाओ और उसके बॉयफ्रेंड में काफ़ी ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं कि क्या तुम ये सारी चीज़ें, ये सारी हरकतें स्कूल से करना सीखे हो और तुम लोगों को पता भी है तुम किसके साथ पंगा लेने जा रहे हो। और यहाँ पे ही इन सबको पता लगता है कि ये मिस्टर लू है, कोई बॉडीगार्ड नहीं, और ये इस कंट्री के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट मैन है और साथ ही साथ इनके पास बहुत ज़्यादा पावर है। जाओ तो ये सारी चीज़ें सुन के बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाती है और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिग्रेट भी फील करती है। इसके बाद प्रिंसिपल जाओ की बॉयफ्रेंड को इनसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है, तो जाओ का बॉयफ्रेंड कहने लगता है कि ये सारी गलती जाओ की है, मेरी नहीं, क्योंकि उसने मुझे भड़काई रखी थी।
इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद ही साव के पास किसी का कॉल आता है, जो होता है उसका डैड का, और वो कॉल करने के साथ साथ ही उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं कि तुमने तो मेरी ज़िंदगी हेल बना कर रखा है। तुमने ऐसा क्या काम किया है कि मिस्टर लू ने मेरी जॉब से मुझे निकाल दिया। उन्होंने मेरी सारी प्रॉपर्टी और ओनरशिप खरीद ली है। ये सारी बातें सुन के तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है और गुस्से में आके जाओ कोई थप्पड़ मार देता है। इसके बाद वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हम एक बहुत ही प्यारा सा सीन देखते हैं जहाँ पे मिस्टर लू रैनन के साथ फ्लर्ट कर रहे थे। इसके बाद अचानक ही उनका एक कॉल आ गया, वो पिकअप कर रहे थे और साइड से एक अनजान सा मैन आ जाता है और जो आके सीधा मिस्टर लू को वार करने ही वाले थे, पर रैनन मिस्टर लू को बचा लेती है। उस अनजान इंसान की चाकू से मिस्टर लू को बचाते बचाते चोट रैनन को आ जाती है और उसके हाथों से बहुत ज़्यादा खून भी निकल रही थी। इसके बाद वो लोग रैनन को लेके हॉस्पिटल आ जाते हैं, जहाँ पे नर्स उसकी चोट लगी जगह पे मेडिसिन लगा रही थी और रैनन को काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रही थी, जो देख के मिस्टर लू तो थोड़ा सा पिघल ही गए और नर्स को कहने लगते हैं कि ये सब हमें दे दीजिए, मैं इसकी मरहम पट्टी कर दूँगा। उसके बाद वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा प्यार से उसकी चोट पर मेडिसिन लगा रहे थे और रैनन को समझा भी रहे थे कि अगली बार से ऐसा कोई सिचुएशन आए तो बीच में उसे नहीं पड़ना है, बल्कि वहाँ से साइड हो जाना है। वो साथ में ये भी कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ उतनी प्रीशियस है जितना मेरा लाइफ है, तो नेक्स्ट टाइम से ऐसा बिल्कुल भी मत कहना। ये सब सुनने के बाद रैनन कहने लगती है कि एक तो मैं आपकी जान बचाई, ऊपर से आप मुझे ही सुना रहे हो, मुझे ही डांट रहे हो। मिस्टर लू कहने लगते हैं कि मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ, बल्कि मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें फिर से हर्ट हो, जिस कारण से मैं तुम्हें बस चौंका न रहने के लिए कह रही हूँ। इसके बाद काफ़ी सोचने के बाद रैनन कहने लगते हैं मैंने आपकी जान बचाई है तो फिर आप मेरी एक विश पूरा ही कर सकते हो ना। मिस्टर लू कहने लगते हैं कि तुम्हारा कुछ भी विश हो मैं उसे पूरा कर दूँगा, तुम मुझसे कुछ भी मांग सकते हो। पर यहाँ पे इस टाइम पे रैनन को कोई भी विश सोच नहीं रही थी, इस वजह से वो सोचने के बाद कहती है ठीक है, सही समय आने पे मैं ये विश पूरी कर लूँगी। इसके तुरंत बाद ही यहाँ पे मिस्टर लू के असिस्टेंट आ जाते हैं, जो उन्हें सच्चाई बताने लगते हैं कि ये हमला असल में ये हमला येन फैमिली से हुआ है। इसके बाद वो जब वापस आ जाते हैं उनकी मम्मी भी उनके पास आ जाते हैं, जहाँ पे वो रैनन की ये हाल देख के तो सीधा का सीधा मिस्टर लू के ऊपर चिल्लाने शुरू कर देती है कि तुम इतनी क्लमज़ी कैसे हो सकते हो, तुम बहुत ही ज़्यादा लापरवाह हो, तुम्हारी वजह से आज मेरी बेटी को चोट लग गई। फिर यहाँ पे रैनन उनके साइड लेते हुए कहते हैं कि मॉम उनकी कोई भी गलती नहीं है, यहाँ पे मेरी वजह से मुझे चोट लगी है। यहाँ पे मिस्टर लू भी चाहते थे खुद को डिफेंड करना, पर यहाँ पे उससे पहले उसकी मम्मी फिर से चिल्ला उठती है कि जब देखो तब ये खुराफाती कुछ ना कुछ करता ही रहता है, ये सारी चीज़ें तुम्हारा ही गलती है। अगर ये पहले से ही चौकस न रहता तो फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। और ये सारी डांट सुन के तो रैनन हंसने लगती है। इसके बाद आंटी तो सीधा मिस्टर लू को ऑर्डर ही देने लगते हैं कि रैनन ने तुम्हारी जान बचाई है, इसके बदले में तुम्हें इसे शॉपिंग लेके जाना ही पड़ेगा। ये सुन के तो रैनन मना कर देती है कि मॉम पहले से ही मेरे पास सारे कपड़े हैं और बाकी सब भी है जो जो मुझे चाहिए, मुझे इतने एक्स्ट्रा खर्चे नहीं करनी है। आंटी कहने लगती है समझाने भी कि लड़कियों के पास जितनी भी चीज़ें होती है वो कहीं ना कहीं कम ही पड़ जाती हैं, जहाँ पे शॉपिंग जाने के लिए मिस्टर लू हाँ कर देते हैं। तुरंत बाद हम देखते हैं उनके फ़ोन में किसी का कॉल आया होता है, इसलिए वो वहाँ से चले जा रहे होते हैं कि यहाँ पे मिस्टर लू की मम फिर से भड़क उठती है कि रैनन को यहाँ पे चोट लगी है और तुम्हें अपने काम पे जाना है। एक तो उसने तुम्हारी जान बचाई है, ऊपर से मौका देख के तुम यहाँ से भाग रहे हो इसे अकेला छोड़ के। अब रैनन कहने लगती है कि मॉम कोई बात नहीं, उन्हें जाने दीजिए, ऐसे भी मैं मेरी ख्याल रख सकती हूँ और आप भी तो यहाँ पे हैं ना। इसके बाद मिस्टर लू वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद आंटी रैनन को सजेशन देने लग जाती है कि रैनन तुम इसे जितना छूट देती रहोगी तो ये इतना तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा, तो अच्छा यही होगा अगर तुम इसे मुट्ठी में बांध के रखोगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि मिस्टर लू के हाथ में वो दो आदमी आ चुके थे जिन्होंने उनके ऊपर हमला करवाया था। इसके बाद मिस्टर लू उनको धमकियाँ देना शुरू करते और साथ में असिस्टेंट को कहते हैं कि इनकी ये हालत करना और इन्हें ऐसी जगह भेजना जहाँ से ये दोनों जिंदा वापस ना आ पाएँ।
ये सुन के तो वो दोनों माफ़ी मांगने लग जाते हैं। और इसके बाद मिस्टर लू तो उनकी बातें मानता ही नहीं और यहाँ से असिस्टेंट उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। दूसरी ओर रैनन तो हॉस्पिटल में अकेले अकेले बोर ही हो रही थी। वो बार बार सोच रही थी कि अभी तक मिस्टर लू क्यों नहीं आए। जहाँ पे थोड़ी देर में ही मिस्टर लू आ जाते हैं और कहने लगते हैं अब तुम्हें डिस्चार्ज मिल चुकी है और तुम्हें अभी घर वापस भी जाना है। इसके बाद वो दोनों पैकिंग करने लग जाते हैं और इस हॉस्पिटल रूम से जब भी वो निकलते हैं अचानक से एक अनजान औरत मिस्टर लू से अपने नंबर मांगने लग जाते हैं। ये सारी चीज़ें देख के तो रैनन काफ़ी जेलस हो रही थी और मिस्टर लू भी कुछ नहीं कह रहे थे। इसके बाद वो जेलस होकर वहाँ से जा ही रही थी कि मिस्टर लू उसे रोक लेता है और रैनन को रोकने के साथ साथ उस औरत को कहने लगते हैं कि मैं शादीशुदा हूँ और ये मेरी बीवी है। इसे बिल्कुल भी नहीं पसंद कोई अनजान औरत मुझसे बात करे और इस वजह से मैं तुम्हें नंबर नहीं दे सकती अपना। इसके बाद वो रैनन को लेके घर आ जाते हैं। जब रैनन घर में होती है तब उसे उसके टीचर का कॉल आ जाते हैं जहाँ पे वो टीचर कह रहे थे कि कल स्कूल में एक इवेंट है तो तुम इवेंट में अपने पेरेंट्स को लाना मत भूलना। तो रैनन यहाँ पे कहने लग जाते हैं कि मैम मेरी मॉम बहुत ही ज़्यादा बीमार है, मैं उन्हें अपने साथ स्कूल नहीं लेके पाऊँगी। तो उसका टीचर कहने लगते हैं कि तुम हमेशा ही ऐसे झूठे बहाना देती हो, तो इस बार ऐसे बहाना बिल्कुल भी काम नहीं आएगी। इसके बाद वो कॉल कट हो जाता है। कॉल कट होने के साथ साथ ही रैनन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल में पड़ जाती है और वो बहुत ज़्यादा टेंशन भी कर रही होती है इस बारे में। इतने में यहाँ पे मिस्टर लू भी आ जाते हैं और साथ में रैनन को इतना ज़्यादा परेशान देख के वो पूछने लग जाते हैं जहाँ पे वो मैं ठीक हूँ बोलकर बातों को घुमा देती है। इसके बाद नेक्स्ट डे रैनन जब अपने स्कूल में आई होती है तब उसके फ्रेंड्स उसे फिर से bully करना शुरू कर देते हैं जहाँ पे जाओ का एक दोस्त कहने लग जाता है रैनन को कि तुम इस बार भी अकेले आई हो और दूसरे फ्रेंड तो कहने लगती है कि असल में तुम्हारे पेरेंट्स हैं भी या नहीं। तो यहाँ पे जाओ उसे नीचा दिखाने बोलने लगती है कि असल में इसकी माँ है पर वो बहुत ही ज़्यादा बीमार है और ऊपर से ये लोग काफ़ी ज़्यादा गरीब भी है। इसके बाद इसके फ्रेंड्स और भी ज़्यादा इसे नीचा दिखाना शुरू कर देते हैं। इतने में यहाँ पे टीचर आ जाते हैं और सबको इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देती है। इसके बाद सब जब अपने टेक्स्ट में जा रहे होते तो जाओ का फ्रेंड कहने लगता है कि रैनन तो इस बार भी अपने पेरेंट्स को नहीं लाया। जहाँ पे टीचर रैनन को सुनाने लग जाती है कि रैनन मैंने तुम्हें तो कल ही कहा था कि इस बार कोई भी बहाना नहीं चलेगा। और तुरंत ही यहाँ पे क्लासरूम के अंदर मिस्टर लू आ जाते हैं और कहने लगता है कि किसने कहा कि रैनन अपने फैमिली मेम्बर्स को नहीं लाया, मैं हूँ उसका फैमिली मेम्बर्स। वहाँ पे एक लड़का पूछने लग जाता है कि आप हैं कौन। और इसके बदले में मिस्टर लू तो उसे घूरते ही रहते हैं तो वो शांत भी हो जाता है। इसके बाद वो रैनन के पास जाके कहने लगते हैं कि मैंने तुम्हें तो पहले कहा था कोई भी परेशानी हो या कोई भी ज़रूरत तो मुझे बताओगे। उनको आते हुए देखकर रैनन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और मुस्कुराने लगती है। और वो लड़का पीठ पीछे मिस्टर लू के बारे में बात कर रहे थे जो थोड़ा बहुत सुन लेते हैं मिस्टर लू और कहने लगता है किसी को अगर मेरे बारे में बात करना है तो आके मेरे सामने बताएं। क्लास के बाद हम देखते हैं जाओ रैनन को टेरेस में जाने के लिए कहते हैं। इसके बाद वो दोनों टेरेस में चले जाते हैं जहाँ पे रैनन पूछने लगती है कि तुम मुझसे क्या बात करना चाहती थी। तो जाओ कहने लगती है कि लगता है मिस्टर लू ने तुम्हें अपने घर में एक्सेप्ट कर ली है और वो तो तुमसे लगता है काफ़ी क्लोज भी हो गए और आज तो इस इवेंट में भी वो तुम्हारे एज अ फैमिली मेम्बर यहाँ पे आए। और याद रखना ये सारी चीज़ बस मेरी वजह से हो रही है, अगर मैं उस दिन अलाउ नहीं करती तो तुम्हारी उस घर में कभी शादी नहीं होती। तुम्हें तो मेरी शुक्रिया अदा करना चाहिए। यहाँ पे रैनन कहने लगती है कि तुमने ये सब किया ठीक है पर अब मैं क्या करूँ। जहाँ पे जाओ कहने लगती है कि मुझे मिस्टर लू की वाइफ बनना है। यहाँ पे तो रैनन हंसने लगती है कि तुम ही वो इंसान हो जिसने फोर्स किया कि मैं इस घर में शादी करूँ और तुम ही अभी कह रहे हो कि मैं उनसे डिवोर्स लेके इस घर से चले जाऊँ जिससे कि तुम उस घर पे आ पाओ। इसके बाद जाओ रैनन को एक कार्ड देती है और कहती है इसमें 5 लाख रुपीज़ हैं, चुपचाप ये लो और उस घर से वापस चले जाओ और मिस्टर लू को मुझे वापस कर दो। रैनन सीधा उस कार्ड को लेने से मना कर देती है और नीचे फेंक देती है और कहने लगती है कि अपनी ख्याली पुलाव पकाना बंद करो
ये पैसे मेरे कोई की भी काम की नहीं है, और जो जो तुम सोच रहे हो मुझे करने के लिए कह रहे हो, ये कभी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे जाओ उसे उलझाने की कोशिश करती है कि यहाँ पे इतना ज़्यादा पैसा है कि तुम अब्रॉड जाके अपनी बाकी की पढ़ाई भी कर सकते हो। तो रैनन भी जवाब देती है कि अब्रॉड तो मैं ऐसे ही जा सकती हूँ, मेरे लिए लू फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मिस्टर लू खास करके मैं उन लोगों को कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और शादी कोई मामूली सी बात नहीं होती है और कोई खेल भी नहीं होती है। इसी के चलते हुए इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा झगड़ा शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ रैनन को ना देख के मिस्टर लू असिस्टेंट से पूछने लग जाता है कि रैनन कहाँ पे है, और वो जवाब देते हैं कि उन्होंने मिस जाओ के साथ रैनन को टेरेस जाते हुए देखे थे। इसके बाद वो दोनों टेरेस में आ जाते हैं, जहाँ पे मिस्टर लू देखते हैं कि रैनन को तुरंत ही जाओ ने एक थप्पड़ मारी है। ये देखने के बाद असिस्टेंट कहने लगता है कि हमें मैडम की हेल्प करनी चाहिए, पर उनको मिस्टर लू रोक लेता है और कहने लगते हैं कि मुझे पता है रैनन चुप नहीं रहेगी, उसे इस सिचुएशन पे क्या कहना है मुझे अच्छे से पता है, वो इतनी भी बुरी या कमज़ोर नहीं है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रैनन इस वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है, और इसके बाद जाओ तो उसके मॉम के बारे में भी उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। तो इस बार वो गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाती है और जाओ को एक थप्पड़ मार देती है कस के, और कहने लगती है कि माना तुम्हारे पास पैसा है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी कह सकते हो। तुम इतना ज़्यादा गिरी हुई इंसान हो कि तुम मेरे जूते को भी टच नहीं कर पाओगी। ये सारी बातें सुन के तो जाओ को काफ़ी गुस्सा आ जाती है, और वो फिर से रैनन को थप्पड़ मारने वाली होती है कि वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और रैनन को बचा भी लेते हैं, और जाओ को कहने लगते हैं कि अब से मेरी फैमिली और तुम्हारी फैमिली के बीच कोई भी रिश्ता नहीं है, और हमारी कंपनी के बीच कोई भी सौदा भी नहीं होगा, ना कोई कॉन्ट्रैक्ट। ये सारी चीज़ें केवल तुम्हारी वजह से है, और ये सारी चीज़ मैं तुम्हारे डैड को भी इन्फॉर्म करूँगा। ये सारी चीज़ें सुन के तो सब काफ़ी डर जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि तुम्हारे जैसे यूजलेस पर्सन का कभी कुछ नहीं हो सकता, लोगों की बातों पर टांग अड़ाना बंद करो, नहीं तो इस बार मैं तुम्हें ऊपर ही उठा दूंगा। ये सारी बातें सुन के तो जाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रही थी। इसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंसी से हैंडल करने के लिए कहते हैं, और वो दोनों यहाँ से चली जाते हैं। उनके जाने के बाद जाओ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है, और अपने आप में ही वो ठान लेती है कि मैं तो मिस्टर लू को तुमसे लेके ही रहूँगी, और इसके लिए मुझे किसी भी हद तक ना जाना पड़े। दूसरी तरफ उसको बचाने के लिए रैनन मिस्टर लू को थैंक्स कहती है, पर यहाँ पे मिस्टर लू बहुत ही प्यार से उसकी गालों को पकड़ के उससे पूछने लग जाते हैं कि तुम्हारे गाल पे ज़्यादा ज़ोर से तो नहीं लगी। रैनन कहती है कि नहीं, इतनी भी जोर से नहीं, क्योंकि मैंने भी तो उससे एकदम फटाक से मारा है। और तुरंत ही मिस्टर लू हंसने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुझे तुम्हारी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है, और उससे भी ज़्यादा मुझे तुम पसंद हो। ये बातें सुन के रैनन काफ़ी ज़्यादा शाई फील करती है, तो कहने लगती है कि किसी की बातें छुप छुप के सुनना बहुत ही बुरी बात होती है। तो मिस्टर लू कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ की बातें तो सुन ही सकती हूँ। इसके बाद वो दोनों चलने ही वाले होते हैं कि रैनन की पैर ट्विस्ट हो जाती है और वो चल नहीं पाती है, जिस वजह से मिस्टर लू उसे कंधे में ले लेते हैं और चलने लगते हैं बातें करते करते। सीन यहाँ पे ही चेंज हो जाते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जाओ अपने पेरेंट्स के साथ बैठ के रैनन के बारे में खुराफाती बातें कर रही थी। वो कहने लगती है कि रैनन कितनी बड़ी बिच है, जहाँ पे उसकी मम्मी उसे कहती है कि अब हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा रैनन को हमारी ज़िंदगी से निकालने के लिए। तो वहाँ पे मिस्टर जाओ मतलब जाओ की डैड कहने लगते हैं कि अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही मिस्टर लू ने मेरे बिजनेस छीन लिया है और मेरे पास उतना पावर भी नहीं है अभी। इसके बाद अपनी खुराफाती दिमाग चलाते हुए जाओ कहती है कि आप टेंशन मत लो, मुझे पता है वो कैसे काबू में आएगी। रैनन के लिए उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसकी मॉम, और उसकी मॉम की फ़ायदा उठाकर तो हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। उसकी ये बातों से तो उसकी मॉम पापा भी एग्री कर देते हैं, और उसी दिन वो लोग रैनन की मॉम को हॉस्पिटल से किडनैप कर लेते हैं। अगले दिन जब रैनन अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल आती है तो वो बेड में देखती है कि कोई भी नहीं है। वो डॉक्टर नर्स से पूछने लगते हैं कि उसकी मॉम कहाँ पे है, जहाँ पे वो लोग कुछ भी जवाब नहीं दे पाते। तो रैनन को लगने लगती है कि उसकी मॉम शायद खुद से ही चल के बाहर चली गई है।
तो तुरंत ही रैनन बाहर आके ढूंढने लगती है उसकी मम्मी को। वो इतनी ज़्यादा परेशान होती है कि रोते हुए मिस्टर लू को कॉल करती है और सारे सब कुछ बता देती है। इसके बाद मिस्टर लू अपने असिस्टेंट से कह देती है पूरी सिटी को छान मारने के लिए और उसकी मॉम को कैसे भी ढूंढ निकालने के लिए। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि रैनन की मोबाइल पे कॉल आती है और वो होती है जाओ का। जाओ कॉल उठाने के साथ साथ ही उसे धमकी देने लगती है कि अगर तुमने मिस्टर लू को डिवोर्स देके वो पोजीशन मुझे नहीं दिया तो यहाँ पे तुम्हारी मॉम ख़त्म हो जाएगी। यहाँ पे रैनन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और जाओ को काफ़ी ज़्यादा समझाने की भी कोशिश करती है, पर वो तो सुनने का नाम ही ले लेती। ऊपर से काफ़ी उल्टे सीधे बातें भी करनी शुरू कर देती है और वो साथ ही साथ एक एड्रेस देती है रैनन को और वहाँ पे आने के लिए कहती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि रैनन वहाँ पे आ भी जाती है, जहाँ पे आके रैनन देखती है उसकी मम्मी को एक व्हील चेयर में बांध के रखा गया है। तो वो काफ़ी रिक्वेस्ट करती है जाओ से कि प्लीज़ मेरी मॉम को छोड़ दो। तो यहाँ पे जाओ तो सुनते ही नहीं और उसे धमकियाँ देनी शुरू कर देती है कि जल्दी अगर वो डिवोर्स ना दिया मिस्टर लू को तो वो उसकी मॉम को जल्दी ही मार देगी। तुरंत ही वहाँ पे मिस्टर लू आ जाते हैं और मिस्टर लू आते ही जाओ को धमकियाँ देने शुरू कर देते हैं। खुद को डिफेंड करने के लिए और बचाने के लिए जाओ तुरंत ही रैनन को दबोच के उसके गले में चाकू पकड़ती है और बोलने लगती है कि अगर आपने आगे आने की कोशिश की तो मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। लेकिन मिस्टर लू के पास तो बहुत ही स्पेशलाइज्ड और ट्रेंड बॉडीगार्ड थे जो पीछे से आके लू मतलब जाओ को ही दबोच लेते हैं और साथ में रैनन को छुड़ा भी लेते हैं। इसके बाद मिस्टर लू जाओ को अपने असिस्टेंट के हाथ छोड़ के वहाँ से रैनन को लेकर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि रैनन मिस्टर लू को काफ़ी ज़्यादा थैंक्स करते हैं क्योंकि उसने उसको साथ में उसकी मॉम को बचाया होता है। इसके साथ साथ ये सिंपल एंडिंग हो जाती है इस चाइनीज़ ड्रामा मूवी की। तो व्यूअर्स आज के लिए बाय बाय।